मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में, और विशेषकर सरकार कह रही थी 1 लाख नौकरियां अभी दिसंबर जनवरी तक दे देंगे, 4 लाख नौकरियां दे देंगे। शिक्षा विभाग में मैं प्रेस नोट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि 1,01,000 से अधिक पद आज भी रिक्त हैं। और 2021-22 के बाद में जब से मैंने छोड़ा था उसके बाद से आखिरी के 2 साल में हम भी नहीं कर पाए, और अब 12 महीने से किसी भी वर्ग की पदोन्नति नहीं हो रही है, डीपीसी नहीं हो रही है, न 3rd ग्रेड की है, न 2nd ग्रेड की है, न कोई व्याख्याता की है, न प्रधानाचार्य की है। अगर आप इसको देखोगे तो प्रधानाचार्य के भी 7,489 पद आज भी खाली हैं। स्कूल व्याख्याता के 17,556 पद खाली हैं। द्वितीय श्रेणी के 33,840 पद खाली हैं, और तृतीय श्रेणी के 18,170, और तृतीय श्रेणी के भी जो L2 और L1 ये 18,936, और प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा के 4,153, प्रयोगशाला के 1,078, यानी कुल 1,01,222 पद रिक्त हैं। नए पदों की भर्ती की जा रही है और नए डीपीसी करा करके पदोन्नति। ये कहना कि कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट में ये बात अटकी हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे तो आपको कोर्ट से निकाल करके इनको डीपीसी करनी चाहिए। नए डीपीसी कर रहे हैं और नए नए पदों की भर्ती कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से आपने सुना होगा, प्रेस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा कहा था, कैबिनेट में फैसला करके कहा था कि हम लोग L1 के अंदर, पहले तो कहा तृतीय श्रेणी अध्यापक में 50% महिलाओं को आरक्षित करेंगे और रिजर्वेशन देंगे, और उसके बाद में कैबिनेट में भी इन्होंने कहा था। लेकिन आज की तारीख तक न कोई नियमों में, न कानून में संशोधन हुआ है, न पंचायत राज एक्ट में संशोधन हुआ है। ऐसे ही जैसे वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूल में लट चला दिया, वैसे धूल में लट चला दिया। इनके पास में कानूनी स्थिति की बिना जानकारी की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए जो रीट की ये बात कह रहे हैं वो रीट की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रीट में L1 में केवल और केवल एक ही पेपर होगा, और उसके आधार के ऊपर जो मेरिट बनेगी उससे भर्ती होगी। और उसी L1 में ये महिलाओं की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो आप जब तक इस कानून में संशोधन नहीं करते तब तक आप रीट की कैसे विज्ञप्ति निकालेंगे और कैसे रीट कराएंगे। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे वादा खिलाफी ये लोग बात कर रहे हैं। एक मैं कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की हमने विज्ञप्ति निकाली थी, हमने भर्ती कर रहे थे, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन आज जो नियम बनाए हैं वो इतने कड़े नियम बना दिए कि ये जो 2 दिन बाद में इनकी अंतिम लास्ट डेट है, लेकिन कोई फार्म नहीं भर पा रहा है, क्योंकि उसके खाते में किसी भी संविदा या किसी कंपनी के द्वारा खाते में पैसा जाना चाहिए, SI PF कटना चाहिए। तो ये चीजें संविदा कर्मियों के पहले से ही है, तो वो नौकरी जो ये देना चाहते हैं वो नौकरी तो पहले से है। इसलिए नए लोग, वाल्मीकि समाज के विशेषकर, जिनके लिए इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में घोषणा की थी कि हम वाल्मीकि समाज को सफाई की भर्ती में देंगे, तो नियमों के अभाव में जो नियम है, मौजूदा नियम, उसके कारण से ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी ये नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटी घोषणा इनकी निकली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एनएम के लिए नियुक्ति पत्र बांट दिए थे, कि आपका सिलेक्शन पत्र बांट दिया, उसको नौकरी बता दी थी। आज वो पद स्थापन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो ऐसे 1 लाख की संख्या अगर इनको पूर्ति करनी है तो एक अलग बात है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी को एक चस्का लगा है। वो चस्का क्या लगा है, जो हमने कोरोना में मजबूरी के कारण से वर्चुअल जो किए थे हमारी सरकार के समय, उद्घाटन और शिलान्यास, अब मुख्यमंत्री जी सभी जगह से ये मंगवा रहे हैं कि कौन कौन से काम हो गए, कौन से का शिलान्यास करना है, कौन से का उद्घाटन करना है। और इस सरकार की वर्षगांठ के ऊपर वो पहले भी एक बार वर्चुअल कर चुके और दोबारा वर्चुअल करके मंत्रियों का, जनप्रतिनिधियों का, प्रधान, प्रमुख, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष, सबके अधिकारों के ऊपर कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं। और वर्चुअल
उद्घाटन करके केवल हमारी सरकार के द्वारा किए गए, स्वीकृत किए गए और पूरे किए गए कामों के ऊपर अपने नाम शिला पट्टिका पर लिखवाना चाहते हैं, जो गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, हम लोग इसकी जो है पुरजोर तरीके में विरोध करते हैं कि बड़े काम जो मुख्यमंत्री के लेवल में हो, बजट की कोई घोषणा में हो, वो अगर कार्य अगर मुख्यमंत्री जी करें और वो जाकर के वहां फील्ड में करें तो उसका एक मैसेज जाता है। लेकिन अगर हमने कोई पीएचसी कराई, सब सेंटर कराया, स्कूल का कमरा कराया और छोटे छोटे जो काम कराए, जो एमएलए अपने क्षेत्र में जाकर के इस बहाने लोगों के बीच में जाता है, उद्घाटन करता है, शिलान्यास करता है, फिर वहां पर घोषणाएं भी लोगों की आती हैं, उसके ऊपर ये उनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करने का काम है। फिर ये मंत्री जब जिलों में जाएंगे तो क्या करेंगे? चाय बिस्कुट करके कलेक्टर के आ जाएंगे तो फिर फील्ड में किस मुंह से जाएंगे? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को वर्चुअल नहीं करके, जो मुख्यमंत्री है वो मर्जी है जो करे, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो एमएलए एमपी होता है उसको साथ ले, वो स्वयं जाए और जाकर के अगर उद्घाटन करें कोई बड़े प्रोजेक्ट का तो बात समझ में आती है। लेकिन एक तरीके से पूरा का पूरा कोलैप्स सिस्टम को करने के लिए केवल कांग्रेस सरकार के समय में जो कार्य स्वीकृत हुए और चालू हो गए, उन कार्यों पे अपनी नाम पट्टिका, क्या डर है मुख्यमंत्री जी को कि ये हट रहे हैं? कैसे इतनी आनंद फानन में नाम मंगा करके जिला कलेक्टरों को ये कहा जा रहा है कि आप एक भी कोई भी दूसरा उद्घाटन नहीं करेगा जब तक हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी सारे के सारे एक साथ 10,000, 5,000, 20,000 का शिलान्यास करेंगे और वो जो उद्घाटन करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये परंपरा पहले कभी नहीं रही है, बड़े कामों का मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन ये नई परंपरा डाली जा रही है जो ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार है उनके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव में दीपावली का जो पर्व था उसमें सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में थे। अब चुनाव परवान चढ़ चुका है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुनने रहेगी। इनके सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 10 महीने तक सबको ठगने का काम किया है, चाहे वो नर्मदा के पानी की बात को लेकर के, चाहे ईआरसीपी की बात को लेकर के, चाहे 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात को लेकर के, चाहे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की बात को लेकर के, चाहे और कोई दूसरे मुद्दे को लेकर के, महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर के, चाहे जो पेट्रोल हरियाणा के बराबर करने को मुद्दे को लेकर के, सारे के सारे मुद्दों पे इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। इसलिए इनको सबक सिखाने वाली है और इनकी जो तानाशाही है, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा ये डरा धमका करके अपना शासन जमाना चाहते हैं, उसके ऊपर जनता अंकुश लगाएगी, ये मैं निवेदन करना। भाई साहब, आज बीजेपी में कई मतलब नागौर जिले से जिलाध्यक्ष आपके कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने, पूर्व जिलाध्यक्ष ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। उनके कारण से तो खराब हो रही थी वहाँ कांग्रेस। अच्छा है ना, चलेंगे तो हमने तो पहले ही जय हुआ मान लिया था। जो लोग काम नहीं कर रहे थे, जिनकी जनता में पकड़ नहीं है, उन लोगों को हमने तवज्जो नहीं दी, तो वो कहीं भी जाए हमें क्या फर्क पड़ने वाला? आप बताइए। जो गया है उसका नाम आपको पता हो, कभी आपने जिंदगी में कांग्रेस की 15 साल 20 साल में उसको कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में आप में से किसी मीडिया ने देखा हो, कहीं अखबार में, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम आया हो तो बता दो। वो घर बैठे बैठे दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद कर दी हमने, तो वो चले गए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। और कार्यकर्ता हमारे मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी 0 आ रही है। सर आप बार-बार जीरो कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या हाल होगा? क्योंकि देवी उनियारा की सर आप बताओ, बीजेपी 0 आएगी तो क्या होगा? नहीं सर, क्योंकि फील्ड में आरएलपी भी है, उसके साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं कर पाई। फील्ड में नहीं, विधानसभा में पहले भी नहीं रहा कभी सर, बीजेपी लोकसभा में था, लोकसभा में आज भी। देवी उनियारा में आपके नरेश मीणा छोड़ के चले गए, आप चले गए तो भुगतेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? जनता थोड़ी साथ देगी उनका। सर आपको नुकसान नहीं होगा देवी उनियारा से? देखिए ऐसा है, जनता सब समझती है कि कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से
और चाहे जैसे बात करके अगर वो जनता के बीच में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको जनता अपना समर्थन नहीं देती है, जनता उसी को समर्थन देती है जो लोग जनता के बीच में रह करके जनता की बात करते हैं और जो स्थायी होते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अभी यहाँ ऐसे लोगों को समर्थन नहीं। झुंझुनू और रामगढ़ सीट में परिवारवाद का आरोप लग रहा है। ब्रिजेंद्र ओला सांसद, उनके हम तो पहले ही देते आए परिवारों को। बीजेपी कह रही थी, बीजेपी ने पिछले कांग्रेस की सरकार के समय जो भी लोग चुनाव हुए उसमें एक राजसमंद को छोड़ करके कहीं नहीं दिया कि हम परिवारवाद को नहीं देंगे। और आज जगमोहन मीना जी बहुत मोटा उदाहरण है, बहुत परिवारवाद का बहुत मोटा और बहुत बड़ा उदाहरण है। चाचा, भतीजा, डॉक्टर साहब सब लड़ रहे हैं। कांग्रेस की राह पे चल पड़ी बीजेपी से। बीजेपी की क्या, कांग्रेस का क्या मुकाबला करेगी? बीजेपी तो खत्म होने जा रही है। वैसे भी किरोड़ी और आपका साडू भाई वाला रिश्ता खत्म हो गया क्या? कैसे? जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है एक तरफ से। मैं तो, वो मेरे खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ हूँ। हमारी आइडियोलॉजी कभी मिल ही नहीं सकती जिंदगी में। चुनाव से पहले आपने कहा था वो बीजेपी मुख्यमंत्री जी को हटा रहे थे, हम भी हटा रहे हैं, तो साडू हो गए और क्या है। अब फिर वो उसी काम में लगे थे। तो साडू भाई मान गए क्या भाई साहब? मान क्या गए, वो इसी काम में लगे हुए। आपने सुना नहीं किरोड़ी जी का एक बयान कि मेरा प्रमोशन होगा और बेडम का प्रमोशन होगा? तो कैबिनेट से ऊपर प्रमोशन मुख्यमंत्री का ही होता है। कैबिनेट बनाने से कोई प्रमोशन होता है क्या? सर हो सकता है तीसरा उप मुख्यमंत्री बन जाए राजस्थान में। उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। दोनों को पूछ लो कितनी चलती, तो उप मुख्यमंत्री है ना, कैबिनेट मंत्री जितनी भी नहीं चलती, राज्य मंत्री जितनी चलती। सर गहलोत साहब और पायलट साहब इकट्ठे आएंगे सर एक मंच पे प्रचार? सारे एक मंच में ही है भाई साहब। रोजाना दीपावली की रामाश्यामा होती है, सब एक साथ ही है। महाराष्ट्र में एक साथ ही है। अपन चलेंगे दोनों एक साथ, चाय नाश्ता करवाऊंगा साथ बैठ। बीजेपी ने यूपी में निकल रहे हैं 7 सीटों के ऊपर, क्या तैयारी? क्यों नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या सब जगह ही जाएंगे। साथ के अलावा तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। सातों जगह हमारी टीमें लगी हुई है, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं। हम खुद भी जाएंगे, सारे लोग आएंगे जो स्टार प्रचारक हैं या जो लोकल लीडरशिप है, वो सब पूरे चुनाव में मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है और अच्छे परिणाम आए। सर यूपी से एक नारा निकला, आपने भी सुना होगा, बटोगे तो कटोगे, इत्तेफाक रखते हो? इनके पास सामान ही इतना ही है, लड़ाओ भिड़ाओ, इस तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें करो। इनकी कोई नीति नहीं है। इनका एक ही काम है कि आप तो हिंदू मुस्लिम करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, जो अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अब खत्म हो गया इनकी बात। जिला कांग्रेस कमेटी से जो ही प्रस्ताव आएगा उसके 30 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा। तो हमने पट्टा पहनाया था तो कांग्रेस में तो है ही, अब कैसे मना कर दूं? मैंने खुद ही पहनाया था। लेकिन वहां के लोकल ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, किसी भी संगठन के वहां से जो ही आएगा तो ही हम कार्रवाई करेंगे। सर ये मीना जो वहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको लेकर और हरीश मीना को लेकर कई गंभीर बातें कही। फालतू की बातें सब बकवास। तो पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रोपोगंडे फैलाती रहती है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। कांग्रेस में ईमानदारी से टिकटें मिलती है, कभी भी कांग्रेस में बीजेपी की तरह इस तरीके का खेला नहीं होता। तो भाई साहब झुंझुनू के अंदर लगातार है एक विशेष समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, उनका नहीं कर रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी दल हो, यदि हमारे समुदाय विशेष को मौका नहीं दिया जाता प्रतिनिधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फॉर्म भरा था उन्होंने ईमानदारी के साथ में अपना स्व विवेक से फॉर्म उठा लिया और वो ओला जी के साथ में है, अमित ओला जी के साथ में प्रचार कर रहे हैं पूरी तरीके से। वहां कांग्रेस का वोटर नेता एक भी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं पाठ्यक्रम है ही नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो दिलावर जी बता नहीं पाएंगे, उनको नॉलेज नहीं है। 10 महीने हुए हैं अभी इनको, तो अभी दूसरे कामों में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग पे जब फोकस करेंगे तो ध्यान में आएगा। ये भारत सरकार बुक्स खरीदने के लिए संस्था के माध्यम से फंड देती है और उसके माध्यम से वो पुस्तकें खरीदी जाती हैं, लाइब्रेरी में रखी जाती है, जिससे बच्चे पढ़ सकें। ये
मेरे समय में 11 करोड़ रुपए का फंड आया था, हमने ये किताबें नहीं खरीदी थी। एक बात, उसके बाद में जब इनका शासन आया, कल्ला जी ने भी नहीं खरीदी, इनका शासन आया तो आनंद फानन में इन्होंने जो किताबें खरीदी हैं, उन किताबों में से कोई पुस्तक है जो ये जो चर्चाएं चल रही हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमने वापस मंगाई, इतने से वो बच नहीं सकते। खरीदी उन्होंने ही है, उनके समय में ही खरीदी गई है। उनको ध्यान रखना चाहिए था इस तरीके की पुस्तकें बच्चों में नहीं बंटनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने का काम इस सरकार का है, वो भी डोटासरा का नहीं। उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने ही ये किताबें छांटी थी, इन्होंने अनुमोदन किया था। वो सार्वजनिक रूप से मंत्री हैं आज, तो मंत्री है तो सारा रिकॉर्ड उनके कब्जे में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। उनको बताना चाहिए कि ये गोविंद डोटासरा के ये हस्ताक्षर हैं और ये इन्होंने अनुमोदन किया था। तब मैं आपके सामने दोबारा आकर के और जो मुझे कहना कह दूंगा, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। उनके समय में वो किताबें खरीदी गई, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे को ठीक कैसे किया जा सकता है इस दिशा में उनको बात करनी चाहिए, अनर्गल आरोप लगाने के बजाय। सर, अधिकारियों के हवाले से बात सामने आ रही है कि बाजरे पर एमएसपी की बात कर रहे थे, 4000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी के नहीं दिए, इसलिए 2670 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं खरीदा जा पा रहा है। केंद्र एमएसपी के लिए पैसा नहीं दे रही है। इन्होंने संकल्प पत्र में क्यों लिखा? बीजेपी का संकल्प पत्र है ये, और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तो जिम्मेदारी तो इन्हीं की बनती है। इन्होंने सोच समझ के नहीं लिखा था क्या? भजनलाल जी तो उस वक्त उस भूमिका में थे ही नहीं कि लिख दे। इसलिए बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा तैयार किया गया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करें। ये कह करके कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो फिर ये यमुना वाला पानी कैसे दे देंगे, ईआरसीबी कैसे दे देंगे, जिलों को खत्म करने की छूटें कैसे दे देंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन की कैसे इनको संशोधन करके दे देंगे। तो ये कहना किसानों के साथ में धोखा है। तो मिड डे मील में कैसे मिलेगा बच्चों को श्री अन्न? कब मिले रहा है? तो वो दूध ही बट रहा है, वो दूध ही चालू रह रहा है। वो तो मंत्री जी ने यूं ही ठोक दिया, उनके पास फाइल ही नहीं, सीधी चली गई और जाकर के वो दूध का दूध है। वो बताएं कि जब मोटा अनाज की बात कर रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो बताएं कि मोटा अनाज कब से मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैं तो हूं नहीं मंत्री, या मेरी सरकार तो है नहीं कि मैं बता दूं कि मोटा अनाज ऐसे मिलेगा सब। ये दूध की मलाई नहीं मिल रही थी क्या उनको, इसलिए उन्होंने पता नहीं भाई, इतनी छोटी बात करता नहीं। पर कल टाइगर को पीट करके मार डाला, मतलब भाई सरकार में, इस सरकार के समय में ये तो पोपाबाई का राज है। ये तो अपने आप ही चल रही है, कोई चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर लेपर्ड 9-9, 10-10 व्यक्तियों को मार रहा है, आदमी टाइगर को मार रहे हैं, कोई धनी दौरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार ये बातें कर रहे हैं कि भाई ये जो वादे किए थे और आज किसान की जो आवश्यकता है उसकी फसल ही अगर बुआई ढंग से नहीं होगी, बिजली नहीं मिलेगी, तो फिर उसके बाद में आपके ये जो भाषण है, हेलीकॉप्टर, बड़ी बड़ी बातें, ये दुपट्टा, ये किस काम में आएंगे बताओ? किसान के तो काम में आ नहीं रहे। कल सातों विधानसभा क्षेत्रों में वो दुपट्टा वाला तो देखने को मिले आपका। सर, ये शिक्षा विभाग को नींद ही नहीं आ रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा 35-35 हजार रुपए का बोनस देने की बात कही जा रही थी कुछ जो कर्मचारी हैं उनको, और वो पैसा जो है जो एग्जाम्स करवाने के लिए जो पैसा लिया गया था स्टूडेंट्स में से, कहा जा रहा था, ऐसा आरोप लग रहा था कि उनमें से पैसा बोनस में बांट दिया। भाई शिक्षा विभाग के बारे में शिक्षा मंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री को पता नहीं, तो आप ये कभी कोई बात पूछो शिक्षा विभाग के बारे में तो अधिकारियों के साथ में चर्चा करना, जिससे सही इनपुट आ सके। सर, बाल मुकुंदाचार्य का एक विषय सामने आ रहा था, जिस तरह से उन्होंने जगह जगह जाकर एक तरह से आरोप ही लग रहा था कि मस्जिद के अंदर घुस गए, औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया। क्या कहना है आपका उसके बारे में? क्या बताऊं उनके लिए, आप बताओ। वो एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं और इस तरीके की बचकानी हरकतें करते हैं। समझ से परे है कि कोई अंकुश लगाने वाला उन लोगों पे है कि नहीं है, मुख्यमंत्री या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी या पार्टी हाईकमान।
उनको सोचना चाहिए कि इनको विधायक बनाया है, इंटरनेशनल हिंदू मुस्लिम करने का कोई एजेंडा उनको नहीं दिया गया है कि आप झगड़े कराओ, उन्माद फैलाओ। तो उनको खुद को भी सोचना चाहिए और बीजेपी को उनके ऊपर उनकी जो अवांछनीय गतिविधियां उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा दीपावली के ऊपर। क्या आपको लगता है सर, हसनपुरा का जिस तरह से नाम बदल दिया, जनाना अस्पताल का नाम बदल दिया, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है चुनाव से पहले? अब भाई इनके पास एजेंडा ये दूसरा है ही नहीं। दिल्ली वालों से बात कर लो चाहे जयपुर वालों से बात कर लो, दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं है इनके पास। ठीक है साहब, थैंक यू। अभी भी बानूगढ़ाचारी एक महिला को लेकर बैठे कमिश्नरेट में और उनका आरोप है कि लव जिहाद हो रहा है, तो हर बार इस तरीके से लेके आते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वो एक विधायक की गरिमा को गिरा रहे हैं। आप लोगों को भी उनके इन हरकतों के ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए कि उनको हिदायत दें कि आप इस तरीके की अमर्यादित बातें नहीं करें, अमर्यादित गतिविधियों नहीं करें। यही कह सकते हैं हम।